आज यदि तुम लोगों ने कंटिन्यू 4:20 तक पढ़ लिया तो आज के बाद तुम लोगों का भी वही हाल हो जाएगा जो सुबह वालों का हो गया है। तुम लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही करने हैं। तुम लोगों को भी क्या करने हैं, आज पढ़ने के बाद अब आज के बाद से सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं। लेकिन आज थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छा से रिकॉर्ड हो जाएगा। लिखने की अभी टेंशन नहीं है, रिकॉर्ड होने के बाद घर में 3-4 बार सुन लेना है, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, और आगे मैं 10-15 मिनट बाद बताऊंगा कि इसी साल नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था केपी और केसी में रिलेशन वाला। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 2 उतना अच्छा नहीं हो पाया था, इसलिए आज मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 का हमारा हेडिंग है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि केमिकल तो आएगा ही आएगा, तो टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम एक बार फिर से समझिए क्या होता है। ए भाई साहब ने बी बनाया, बी ने ए बनाया, ये बनाता है, ये बनाता है। यदि इस तरह की रिएक्शंस होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जो कि 100% रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। मतलब ये से ये बने तो ये से ये बनना चाहिए, समझ गए? ये से ये यदि इस तरह का कंटिन्यू बन रहा होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। और वहाँ पे होता है क्या? इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या आएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे समझने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब कि उसके अंदर कोई चेंजिंग ना हो। फिजिकल इक्विलिब्रियम का सबसे अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने ले लिया, देखो H2O। मान लो ये आइस है, बर्फ है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। क्या है? ये बर्फ है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। आप एक काम करो, इस आइस को, बर्फ को टेम्परेचर दो, गर्म करो, तो बर्फ क्या बन जाएगा? पानी। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H2O लिक्विड। अब आप इस पानी को फिर से ठंडा कर दो तो क्या बन जाएगा? बर्फ। तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं? देखो फार्मूला तो सेम है, ये भी H2O, ये भी H2O, तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसका केमिकल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। सिर्फ कहाँ चेंज हुआ? इसके फेज में। मतलब यहाँ सॉलिड था, यहाँ लिक्विड, यहाँ लिक्विड, यहाँ सॉलिड। यदि इस तरह से इक्विलिब्रियम बैलेंस होता है तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या यहाँ पे केमिकल चेंजिंग हो रही है? नहीं। यहाँ भी H2O था, वहाँ भी H2O है। यदि केमिकल चेंजिंग होगी तो आपको पता है इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं हो रही। तो देखिए ना, स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज इन, देखो स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज इन एनी केमिकल प्रॉपर्टी। इसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। आपको अच्छे समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा पता है? इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब कि आर होता है रेट, एफ होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है इससे ये बनना, ये इधर साइड है तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब आगे जाना। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना। और फिर लिक्विड से मतलब इस प्रोडक्ट से फिर इसका बनना क्या होता है? बैकवर्ड, रिटर्न आना, बैक आना। तो आप या तो ऐसा बोल सकते हो कि फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड। मतलब जितना स्पीड से ये हमारा आइस जो है पानी बनता है, उसी तरह हमारा पानी जो है वो क्या बन जाता है? आइस। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड। फिर इसके बाद बात करें फॉर इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। याद रखिएगा विशेष तौर पर ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत है कि यदि इक्विलिब्रियम है तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। क्योंकि देखो 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे क्या बनेगा? बर्फ, आइस। 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या बनेगा? मतलब कि लिक्विड। अब यहाँ पे यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ठीक है, यदि आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर लिक्विड क्या बन जाएगा? वेपर। 100 डिग्री से ज़्यादा कर दो क्या बन जाएगा? वेपर। इसलिए यहाँ पे आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रखना क्या हो जाता है? मस्ट। नहीं तो आप सोचो ना, आपने क्या किया, एक गिलास पानी लाया पीने के लिए, यदि टेम्परेचर चेंज हो गया तो पीते पीते वो उड़ गया, वेपर बन गया।
इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यदि हम बात करें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जो फिजिकल चेंजिंग होता है ना उसमें भी कैसे कैसे चेंजिंग होता है समझिएगा। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। पहला टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम में मतलब कि आपने क्या किया, देखो H2O सॉलिड था, आपने क्या बना दिया H2O लिक्विड, फिर H2O लिक्विड से क्या बना दिया H2O। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप H2O लिक्विड ले लो, इससे आपने बना दिया इसकी वेपर, अब वेपर को फिर ठंडा कर दिया तो फिर बन गया क्या लिक्विड। दोनों फिजिकल चेंज है, यहाँ सॉलिड से लिक्विड में, तो यहाँ लिक्विड से गैस में, गैस से फिर लिक्विड बन सकता है। मतलब इस तरह से अलग अलग फेजेस हो सकती हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के भी, मतलब उसके फिजिकल शेप में भी चेंजिंग आ सकती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये वाला हमारा कौन सा फिजिकल हो गया, सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब कि हमारा H2O यहाँ सॉलिड था, इनने बताया H2O लिक्विड। इसके लिए मस्ट हो जाता है टेम्परेचर 1 atm, टेम्परेचर 0 डिग्री। सुनो ना, यदि आप ये टेम्परेचर 0 डिग्री की जगह 100 डिग्री कर दोगे तो क्या ये लिक्विड रहेगा, नहीं, बॉईल होके क्या बना देगा वेपर। क्लियर, तो ये नहीं होगा। फिर रेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, समझना मेरी बात ध्यान से, रेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड मतलब इससे ये, या कि लिक्विड टू सॉलिड इससे ये, कन्वर्जन इज सेम। मतलब कि जिस तरह से सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी तरह से लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों सेम होता है। ये वाला पॉइंट फिर से पढ़ो ना एक बार, रेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ये, या कि रेट ऑफ लिक्विड टू सॉलिड ये। अब ये कन्वर्जन ही तो हुआ, ये इसमें ये कन्वर्जन होता है, तो ये कन्वर्जन जो होता है तो लगभग क्या होता है सेम। तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, सॉलिड से लिक्विड। अब हम लिक्विड से गैस ले लें, आ जाओ ले लो। हमने क्या ले लिया, लिक्विड से गैस। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे ले लिया, देखिए सॉरी H2O लिक्विड है, H2O गैस, तो टेम्परेचर 100 डिग्री, क्योंकि वेपर कितने डिग्री में बनती है 100 डिग्री में। तो हमारा क्या हो गया, गैस से लिक्विड 100 डिग्री, तो ATM तो वही रहेगा, ये हो गया। फिर देखिए ना, सॉलिड से गैस, बर्फ से डायरेक्ट गैस बनती है कि नहीं। आइस क्यूब को कभी बर्फ को तुम ट्रे में रखो, देखोगे वहाँ पे वेपर टाइप का उड़ता है डायरेक्ट, तो ऐसा भी हो सकता है। और सुनो ना, सॉलिड से गैस वहाँ भी होता है, कपूर होता है, कपूर कैम्फर, वो लिक्विड थोड़ी बनता है, आप उसको खुला छोड़ दो डायरेक्ट उड़ जाता है हवा में, है ना। धूप बत्ती तो जलाना पड़ता है, नहीं जलाना नहीं है, सिंपल अभी रख दो, समझ गए ना, तो उड़ जाता है। अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो ना, थोड़ा एक्टिव रहो, तभी तो नहीं किसी में सही है। चलो देखो, सॉलिड से गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब कि यहाँ पे देखो बर्फ है, बर्फ से डायरेक्ट गैस बन जाता है। ये आपके नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका क्यों पूछा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने चाहिए टेम्परेचर यहाँ पे, टेम्परेचर चाहिए 0.4, प्रेशर तो वही है, प्रेशर तो वही है, लेकिन टेम्परेचर देखो यहाँ चेंज हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मज़े की चीज़ है, समझना मेरी बात ध्यान से। हम बात कर रहे हैं अब सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट से लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब कि हमने क्या किया, एक बीकर में हमने यहाँ पे ले लिया वाटर, क्या ले लिया, अब वाटर जिसमें हम घोलते हैं वो सॉल्वेंट होता है, और जिसको हम घोलते हैं वो सॉल्यूट होता है, ये तो सबको पता है। जिसमें हम घोलते हैं सॉल्वेंट है, जिसको घोलते हैं सॉल्यूट है। सुनो मेरी बात, हमने क्या किया, सॉलिड सॉल्यूट, क्या किया, सॉलिड सॉल्यूट, मतलब हमने सॉल्यूट ले लिया NaCl। लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब हमने लिक्विड ले लिया वाटर। क्या रिएक्शन होगा, तो यदि आप NaCl को वाटर में डालोगे तो यहाँ जब ये घुलेगा जाके तो यहाँ क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन।
एक गिलास पानी में नमक डाल के चला दो तो क्या बनेगा, नमक का घोल। हेलो, शक्कर डालोगे तो शक्कर का घोल। तो यहाँ पे बनेगा हमारा NaCl एक्वस सॉल्यूशन। क्या बनेगा, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे आपने NaCl को लिक्विड में डाला तो आपका क्या बनेगा, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नॉर्मली क्या होता है, ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया वाटर, सॉल्ट और वाटर आपस में रिएक्शन करके एसिड और बेस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। समझ गए, यहाँ पे हमारे क्या होगा, जब सॉल्ट को आप पानी में डालोगे, कॉमन सेंस वाली बात है, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के घोल दो, क्या बनेगा वो, जब टेस्ट करोगे तो कैसा लगेगा, नमक जैसे ही लगेगा कि एसिड और बेस जैसे लगेगा। लेकिन तुमने 10th में तो यही पढ़ा है कि सॉल्ट और वाटर मिलके एसिड और बेस बनाते हैं। हेलो, और एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यही पढ़े हो ना। लेकिन हम तो यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं। अब प्रैक्टिकली भी तुम घर जाके चेक कर सकते हो। ले लो 1 गिलास पानी, डाल दो उसमें, 1 गिलास पानी में नमक डाल दो, मिला दो, देखो ऊपर ऊपर एसिड, नीचे नीचे बेस। ये बोल रही थी, ऐसा होता है क्या, वो तो नमक का घोल बन गया। आप उसको टेस्ट करोगे, पियोगे तो कैसे लगेगा, नमक जैसे लगेगा, मतलब वो बनता है नमक का सॉल्यूशन। तो सर फिर एसिड और बेस कैसे बनता है, तुम लोग पूछे नहीं तो मैं बता देता, क्या करना है अपने को। चलो अब देखो, इसके बाद लास्ट आ गया बेटा, क्या सुनिए ना, गैस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट। गैस सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट। देखिए अपन ने क्या किया, ये अपन ने यहाँ पे ले लिया, एक बॉटल ले लिया, है ना। ये मान लो क्लोल्डिंग, मान लो ये स्प्राइट है, ये क्या है, मान लो स्प्राइट है। इस स्प्राइट में अभी भरा हुआ है लिक्विड। क्या भरा हुआ है, लिक्विड। मान लो यहाँ पे भरा हुआ है H2O, पानी। क्या भरा हुआ है, H2O और पानी। अब आप इसी में बाहर से डाल दो गैस, और गैस के तौर पे हमने डाल दिया CO2। क्या डाल दिया, अब ये बताओ, यदि ये इतना भरा हुआ है, आप CO2 इसमें डालोगे तो ये कम होगा कि और ज़्यादा भरेगा। इतना यहाँ पानी है, आप इसमें और CO2 मिला रहे हो तो ये धीरे धीरे फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फुल हो जाएगा। अब यदि ज़रूरत से ज़्यादा मिला दोगे तो धीरे धीरे पानी बाहर निकलने लगेगा। हेलो, यही होता है हेनरी लॉ। जैसे एग्जांपल CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, मतलब हम लोग स्प्राइट वगैरह जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें गैस मिली होती है। तो जब आप किसी लिक्विड में गैस मिला देते हो तो उस तरह का जो हमारा फिजिकल स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, गैस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट। इसको किसने एक्सप्लेन किया था, जब हेनरी का बहुत बेसिक सी चीज़ है, जब आप किसी लिक्विड में किसी गैस को घोलते हो तो गैस जितना प्रेशर लगाता है उतना लिक्विड की क्वांटिटी कम हो जाती है। जितना ज़्यादा प्रेशर गैस लगाएगा लिक्विड उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, आइए अपन समझते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का सबसे बेस्ट डेफिनेशन, वो सबसे बेस्ट समझने के लिए हमने ले लिया बीकर, और बीकर में ले लिया हमने, चलो हमने बीकर में यहाँ से ले लिया क्या, लिक्विड। इतना हमने भर लिया क्या, लिक्विड, कोई सा हमने इतना भर दिया लिक्विड। हाँ सुनिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे गैस को इस लिक्विड में डाल दिया, है ना, तो पता है अब चलो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है इसको डालने के लिए, बाकी हमने इसको पैक कर दिया। समझ गए। अब आप इस गैस को जब इस लिक्विड में घोलोगे ना तो पता है धीरे 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 ये घुल के फुल हो जाएगा। फुल हो गया।
अब मतलब कि ये हमारा पूरा सॉल्यूशन इतना हो गया जिसमें कि रियल में पूरा भरा हुआ नहीं है, उसमें कुछ क्वांटिटी में गैस मिली हुई है। जैसे ही आपने ढक्कन को खोला, गैस किस पे, क्या बोल रही? हाँ, वो अलग हो गया, वहाँ लिक्विड थोड़ी होता है उसमें। अपन यहाँ लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड में आप गैस डालो, आप स्प्राइट ले लो, कोको कोला ले लो, कुछ भी इस तरह का ले लो, लिक्विड में अपन गैस डालते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन फिजिकल केमिस्ट्री हेनरी लॉ इज अ गैस लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, यह एक गैस होता है जो यहाँ पे गैस होती है ये बिहेव लाइक सॉल्यूट। कैसे बिहेव करती है, सॉल्यूट टाइप का। दैट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व गैस in a liquid is proportional to the partial pressure above the liquid and proportional factor called the Henry law। मतलब कि यहाँ पे जो आपका इसका वेट होता है इसके पार्शियल प्रेशर के या प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर से आप गैस डालोगे उतना ही ज़्यादा वेट इसका कम होता रहेगा। तो जैसे W प्रोपोर्शनल हटेगा तो हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा और P, W हमारा होता है डिजॉल्व पार्ट ऑफ गैस, P होता है अप्लाई प्रेशर बाय गैस इन अ लिक्विड। P क्या होता है, ये जो प्रेशर गैस ने इस लिक्विड पे प्रेशर लगाया ना वो है हमारा P। KH होता है हेनरी कांस्टेंट। इसका बहुत सारा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये सब हम 12th में पढ़ेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। यहाँ पे नहीं है ये, यहाँ पे बस मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हमारा जो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमारा गैस था वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा था, तो क्या प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। बस याद रख लो इसका एग्जाम्पल, बस याद रख लो कोल्डिंग, मतलब जब हम पानी में गैस को घोलते हैं तो उसको किसने बताया था, हेनरी ने। अभी बस इतना से याद रख लो, इतने में काम चल जाएगा। क्लियर, चलो उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे बेटा, एक्टिव मास। एक चीज़ और देखिए, एक्टिव मास क्या होता है, समझना मेरी बात ध्यान से। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्टिव मास को हम बड़े ब्रैकेट से डिनोट कर दिए और इसी को हमने स्मॉल a से भी डिनोट कर दिया। एक्टिव मास को हम बड़े ब्रैकेट और स्मॉल a से डिनोट किए। समझना है आप ध्यान से, क्या होता है एक्टिव मास, पहले डेफिनेशन समझ लो। आओ पहले हम इसका डायरेक्ट डेरिवेशन समझते हैं एक्टिव मास का, फिर हम उधर बात करेंगे। हमने एक बीकर ले लिया, ओए या तो तुम अच्छे से देख के समझ लो या तो घर चले जाओ, जो तुमको करना हो, जो तुमको सही लगे। ये तो कम समझ में आता है, ऊपर से इधर उधर दिमाग भटकाती हो, या तो अच्छे से समझ लो या घर चले जाओ, है ना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। यदि तबीयत खराब है तो आने ही नहीं चाहिए ना। चलो हम देख रहे हैं बेटा एक्टिव मास, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव मास, ध्यान से सुनना। हमने एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने क्या किया, 1 लीटर या इसी को हम बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर क्या ले लिया, सॉल्यूशन। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर हमने इसमें क्या ले लिया, सॉल्यूशन। अब अपन इसमें ऐसा करते हैं ना, कुछ सॉल्यूट डाल दिए। क्या डाल दिए, कुछ सॉल्यूट। तो कुछ क्वांटिटी में हमने इसमें क्या डाल दिया, सॉल्यूट, जो कि हमारा n मोल सॉल्यूट था। क्या था, n मोल सॉल्यूट था। तो ध्यान से समझना, बढ़िया मजा आएगा। n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्टिव मास। बोलो, तुम बोलो। देख के तो सही बोलो, 100 है कि 1000 है, तुम बोलो। किसी को कोई दिक्कत, हम इसको डिनोट करते हैं किससे, बड़े ब्रैकेट से। किससे डिनोट करते हैं, बड़े ब्रैकेट से। तो बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा n मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
यदि हम इसकी यहीं पे यूनिट की बात कर दें तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर मोल है और नीचे क्या है, लीटर। तो ये हो गया मोल पर लीटर इसकी यूनिट। अब देखो हम इसके डेरिवेशन की बात करें तो मोल बराबर क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हो जाएगा वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/v लीटर। इस लीटर को तुमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/v/ml। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से फिर रिप्रेजेंट करते हैं। हम डेंसिटी को आप डी भी लिख सकते हो, डेंसिटी को आप डी भी लिख सकते हो, डेंसिटी को रो भी लिख सकते हो, जो कि होता है मास बाई वॉल्यूम। मास मतलब वेट, मास मतलब वेट बाई वॉल्यूम। तो सुनो हमने क्या किया, इन दोनों के जगह और इन दोनों के जगह रो लिख सकते हैं। तो देखो ना, बड़ा ब्रैकेट बाद वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/v, बड़ा ब्रैकेट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/v/ml। इस वाले को और इस वाले को मैंने इधर रख दिया। अब बताना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हम यदि यहाँ पे रो रख दें, क्या लिख दें, रो, तो क्या बन जाएगा फार्मूला बोलो, रो अपॉन, तुम वेट अपॉन w/v के जगह रो रख दी तो नीचे क्या बचा, तो नहीं पता ये तुमको, देख के तो बता दो कम से कम। यदि w/v के जगह आप रो रख दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे इसके जगह रो रख दो, ऊपर बचा 1000 और नीचे बचा मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से तुमको दिख नहीं रहा क्या? हाँ तो फिर ऐसे क्यों कर रही हो, इतना कठिन थोड़ी है ये, सीधे सीधे तो रखना है। इतना साफ है कि मतलब इतनी कम चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्या दिक्कत इसमें? हमने बोला w/v होता है डेंसिटी या रो, तो हम w/v की जगह रो रख दिए तो नीचे क्या बचा, तेज बोलो। हाँ तो यहाँ पे हमने mw रख दिया जो बचा हुआ है। यहाँ पे हमने इस वाले फार्मूले में w/v की जगह रो रख दिया तो वो इधर सामने बचा, इधर बचा 1000, नीचे बचा mw। नहीं आया, अब आ गया? हाँ बोलते रहे ना बीच बीच में। चलो इसी को देखो अब फिर से, जो हमारा एक्टिव मास होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? अब मोलैरिटी इक्वल टू सेम फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/v/ml। यही फार्मूला उसका भी था, बड़े ब्रैकेट का, याद है? ठीक है, फिर देखो समझना मेरी बात, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव पार्टिकल इज कॉल्ड एक्टिव मास। यानी कि आपको जैसे मान लो एक रिएक्शन ले A + B C + D। यदि आपको इसका एक्टिव मास लिखना है ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, एक्टिव मास। अब सुनो ना, बढ़िया चीज़ है, एक्टिव मास को हम बोल क्या क्या सकते हैं वो देख लेते हैं तो डाउट खत्म हो जाए सारे। हम एक्टिव मास को और क्या क्या बोल सकते हैं, है ना? तो आप एक्टिव मास को बोल सकते हो ग्राम मोल पर लीटर। क्या बोल सकते हो? मोल पर लीटर, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, एक्टिव क्वांटिटी, कैपिटल M, NYB, C, बड़ा ब्रैकेट, इतनी सारी चीज़ें आप बोल सकते हो एक्टिव मास को, स्मॉल ए। हाँ एक और भी तो था, स्मॉल ए। इतनी सारी चीज़ें आप बोल सकते हो एक्टिव मास को। आपको इतने सारे क्वेश्चन एक्टिव मास से पूछ सकता है, समझ गए? एक्टिव मास का फार्मूला बोलो जल्दी से, क्या था? बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू, जल्दी बोलो,
वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। पक्का? हमने यहाँ पे यदि क्या रख देंगे, डेंसिटी डी भी रख दो, रो रख दो, तो इंटू 1000 अपॉन क्या बचेगा, MW। सॉरी, समझ गए? पक्का? करें न्यूमेरिकल? आ जाओ, देखो न्यूमेरिकल अपन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझो। 1.5 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इन 20 ml ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट द एक्टिव मास। मतलब एक्टिव मास का फार्मूला था बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू N अपॉन, एटॉमिक नहीं एक्टिव है, ठीक है, N अपॉन V। यहाँ पे देखो वेट नहीं दिया लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है। क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मोल निकालने का एक और तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है इंटू 10 की पावर 22, एवोगैड्रो नंबर होता है 23। ठीक है, चलो ये ऊपर जाएगा, देखो 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 23 बचेगा, माइनस का 1। मतलब ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 डिवाइड बाई 6। पॉइंट हटाओ, माइनस का 2 करो, 6 करने 6, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। इसको करो जल्दी से, क्या दिया हुआ है, हाँ 10 ग्राम ऑफ CaCO3 मिक्सड इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन हीटेड इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कैलकुलेट द एक्टिव मास। तो ठीक है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। सुनिए वेट कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। CaCO3 का मॉलिकुलर वेट कितना होगा, 100। ऊपर ये इस बार लीटर में है तो नीचे 2 ही रहेगा, है ना, तो 1 2, तो 0 से 0 क्या बचेगा, 1/20। 1/20 क्या आएगा, तो यहाँ 0 ले लिया तो यहाँ पॉइंट, यहाँ एक और 0 तो एक 0, 20 पंचे। ऐसे क्यों लगा, कल भी करवा दिया हूँ। पक्का? तो भी नहीं बन रहा। अपन अब देखेंगे एक नई हेडिंग है, एक्चुअल में यहाँ से अपने को पढ़ना था ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो पलक, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? जल्दी बोलो। सही है, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड साथ में, वही तो है इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए, वही क्या है, इक्विलिब्रियम। यही लिखा है, पढ़ लो। अप्लाई फॉर केमिकल इक्वेशन, सही है, सोच रही धोखे से सही निकल गया। फिर देखो, दिस इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक पता है क्यों बोला है, क्योंकि इनमें क्या होता है, मूवमेंट्स। डायनेमिक मतलब होता है चलना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिकॉज इक्विलिब्रियम इज कंडीशन इज द रिएक्टेंट फील्ड इन रेस्ट। मतलब कि जब A प्लस बी इक्वल टू बनाता है C+D, समझना मेरी बात, A प्लस बी बनाएगा C+D, मतलब पहले सेकंड में A और B ने बनाया C और D, अगले सेकंड में C और D ने बनाया फिर से A और B। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है। तो एक टाइम बाद ऐसा लगेगा जितना इसने ये बनाया उतना इसने ये बनाया, तो हमको लगेगा कि ये रुकी हुई है। क्या लगेगा, समझना, समझ गया ना कैसे? ठीक है, फिर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, हाँ ये बढ़िया पॉइंट है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, मोल, वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर, ये सब कांस्टेंट होते हैं। क्या, यदि इक्विलिब्रियम में है तो ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। क्योंकि यदि इनमें चेंजिंग हुआ तो उनके केमिकल्स में चेंज हो गया। हेलो, जबकि इनमें ऐसा कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तभी तो केमिकल में चेंज नहीं होगा, तभी तो केमिकल में चेंज नहीं होगा तो कलर में चेंज नहीं होगा। क्योंकि यदि किसी का केमिकल नेचर चेंज होगा तो कलर भी तो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा तो केमिकल चेंज होगा। हाँ, तो अगर किसी केमिकल का
वजन कम करेंगे वॉल्यूम, तो वो उसका वही थोड़ी ना अलग हो जाएगा। नहीं वही रहेगा, जैसे मान लो कि वही रहेगा ना। हाँ। केमिकल चेंज कैसे हो जाएगा? यहाँ पे वेट कहाँ लिखा हुआ है, मास नहीं लिखा है। वॉल्यूम वो वॉल्यूम को ये वाटर के लिए नहीं है, जब तुम डेंसिटी और जब वॉल्यूम में डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम करोगे ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई चेंजिंग हो जाएगा। समझो कैसे, जैसे मान लो 1 लीटर में तुमने 1 लीटर का कोई गिलास है, उसमें तुमने ना ऐसे थोड़ी सी मतलब मान लो 10 ml ऑक्सीजन डाला, तो वो ऑक्सीजन पूरे में फैल जाएगी कि नहीं। अब उसी आप 1 लीटर में आपने 5 लीटर ऑक्सीजन ठूस ठूस के भर दिया, तो वही ऑक्सीजन लिक्विड में हो जाएगी, ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, लेस रिएक्टिव हो जाएगी, तो केमिकल चेंज हो जाता है। ऐसा आओ इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू ली सातेली, नाम पढ़ो। अकॉर्डिंग टू ली सातेली ने बताया था चेंज इन केमिकल स्टेट इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस ऑन अपोजिट डायरेक्शन। इजी है, इन्हें ये बताया था अकॉर्डिंग टू ली सातेली चेंज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाता है तो ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, मतलब ए से बी जाता है, बी से ए जा जाता है। बात वही है, लेकिन एक साइंटिस्ट ने भी बोला था, इसलिए वाला पॉइंट यहाँ पे अपन ने ऐड कर दिया। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या लिखा है, हेडिंग बोलो। सबको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इससे जस्ट अभी क्वेश्चन कराऊंगा, कोई नया बच्चा है उसको भी समझ में आएगा। हम बात करेंगे रिएक्शन क्वांटिएंट की। किसकी बात कर रहे हैं? सुनिए, ये रिएक्टेंट है, ये बना रहा है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है बना रहा है रिएक्टेंट। समझना ध्यान से, ये रिएक्टेंट है बना रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है बना रहा है, ये M मोल है और N मोल बना रहा है, और ये N मोल है जो कि M मोल बना रहा है। तो यदि हम Q की बात करें तो Q क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का मोल अपॉन रिएक्टेंट का मोल। उसका मोल या उसके कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन, मतलब कि ये मान लो कि Q इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब सुनो, ये रिएक्शन है AA, BB, CC एंड DD। तो रिएक्शन क्वांटिएंट क्या होगा, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, वही लिखा हुआ है। जो Q होता है कैसे होगा देखो, तो हमारा जो रिएक्शन क्वांटिएंट होता है ना, तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रिवर्स एंड इरिवर्सिबल। तो हमारा Q है ना, समझना, जो रिएक्शन क्वांटिएंट है ये सारी की सारी रिएक्शन में हो जाएगा। बैकवर्ड मतलब समझ गए, बैकवर्ड मतलब पीछे आएगा, फॉरवर्ड मतलब आगे जाएगा, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल बहुत बार हो गया है। और जो हमारा Kc होता है, अब अपने को सुनो, इस रिएक्शन के लिए Q और Kc दोनों लिखना है, इन दोनों का रिलेशन सीखना है ना। तो इसको हम रिएक्शन क्वांटिएंट को हम डिसाइड करेंगे Q से, है ना। क्या थी रिएक्शन, बोलो रिएक्शन क्या थी, AA, BB, CC, DD, ये रिएक्शन था। हमारा Q क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बोलो प्रोडक्ट क्या है, जल्दी बोलो। ये प्रोडक्ट है, तो C की पावर C बोलो, D की पावर D बोलो, यदि आप इसी के लिए Kc लिखोगे तो क्या लिखोगे, Kc क्या लिखोगे बोलो, ये हो जाएगा इसका Kc। अब पता है दो चीज़ें और, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो आपको दे दिया गया N2 + 3H2 = 2NH3, जस्ट अभी t बराबर t टाइम पे
जस्ट अभी ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, इधर से इधर हो रही है कि इधर से इधर हो रही है, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? क्योंकि जब रिएक्टेंट बन जाएगा अभी मतलब रिएक्शन चल रही है, मतलब जैसे मान लो हमारे पास मैं एक अपनी रिएक्शन कर रहा था, अब तुम मेरे पास आई, हमारे रिएक्शन स्टार्ट करने के 5-10 मिनट बाद तुम मेरे पास आई, अब तुमने रिएक्शन होते हुए देखा, तुम कैसे पता लगाओगे कि ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? मतलब ये इधर जाएगा तो फॉरवर्ड और रिटर्न आएगा तो बैकवर्ड, कैसे बताओगी? अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको टाइम थोड़ी दिखेगा वहाँ पे, टाइम इक्वल लगेगा, याद रखना। जितना, हाँ ये गलत मत करने देना, जितना टाइम इसको ये बनने में लगेगा ना, उतना ही टाइम इसको ये बनने में लगेगा। ये पॉइंट एकदम विशेष तौर पर दिमाग में रखना कि रिएक्टेंट को जितना टाइम प्रोडक्ट बनाने में लगता है, उतना ही प्रोडक्ट को टाइम रिएक्टेंट बनाने में लगता है। सामान देखो कि प्रोडक्ट का सामान है कि रिएक्टेंट का सामान है, उसके बाद इसके लिए आप इसके निकालोगे केसी, इसके लिए क्या निकालोगे, इसका केसी, है ना। क्यू की जो वैल्यू है, क्यू की वैल्यू केपी या केसी से ज़्यादा है तो बैकवर्ड होगा। यदि आपके क्यू की वैल्यू केसी या केपी से ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, मतलब क्या बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, है ना, ये हो जाएगी बैकवर्ड। देगा नहीं, अलग अलग देगा। एक आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आप में से अभी एक क्वेश्चन करवा दूंगा, अच्छा समझ में आ जाएगा ये, है ना। यदि Q और KC या KP की वैल्यू यदि इक्वल हो गई तो फिर हो जाएगा इक्विलिब्रियम, मतलब कि ना इधर ना इधर, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन यदि Q की वैल्यू KP या KC से कम हो गई तो हो जाएगा फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। चलो इसके अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है ये, रिएक्शन A + B = C + D, ऐसे A + B = C + D के लिए KC की वैल्यू दिया है 10। रिएक्शन A + B = C + D के लिए KC की वैल्यू दिया है 10 एंड ABCD इज 1 2 3 4 मोल पर लीटर इसका दिया है कंसंट्रेशन। तो फाइंड आउट द डायरेक्शन। KC की वैल्यू दी है, यदि आप Q की वैल्यू निकाल लो तो अपना काम ही हो जाए। निकालो फटाफट, पहले Q का फार्मूला लिखो, Q का फार्मूला लिख के निकालो KC की, जल्दी से वैल्यू Q की। तुम Q का क्या लिखोगी, बोलो जल्दी बोलो। Q क्या होता है, Q क्या होता है, वेरी गुड। इसमें प्रोडक्ट कौन है, A और B, इनमें कौन सा प्रोडक्ट है, C और D है, तो हमने पहले लिख दिया C, फिर लिख दिया D। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट A है और B है। चलो C और D की वैल्यू क्या है बताओ, A B C D, तो A की वैल्यू ये हो गई, B की ये हो गई, C की ये हो गई, D की ये हो गई। तो C की वैल्यू कितनी है बोलो 3, D की वैल्यू 4, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा बताओ। तो तुम्हारी Q की वैल्यू कितनी आ गई 6, KC की वैल्यू कितनी दी है 10। ज़्यादा बड़ा कौन है, ज़्यादा बड़ा हमारा KC अपना बड़ा है, Q छोटा है, मतलब कि Q लेस देन KC। यदि Q जो है KC से छोटा है तो रिएक्शन होती है फॉरवर्ड। आपको क्वेश्चन में यदि यहाँ पे Q दिया है तो KC निकाल लो, बन जाएगा। अब एक दूसरा दो कर लोगे, करो एक और क्वेश्चन करो। टू A + 3B = C + D। यहाँ पे आपको KC की वैल्यू गिवन है 12 और A B C D 4 6 8 10 सबकी यूनिट है मोल पर लीटर। निकालो फटाफट, फॉरवर्ड की बैकवर्ड निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है।
जल्दी निकालो। पहले लिखोगे इसके लिए Q, है ना, लिखो। मतलब कम, कितना आएगा? अच्छा, उनने सी कर दिया, ठीक। तो इसको देखो कैसे लिखोगे, C और D, A की पावर 2, B की पावर 3, C कितना है बोलिए 8, D कितना है 10, A कितना है 4 की पावर 2, B कितना है 6 की पावर 3, कितना हो जाएगा 80, 4 चौको 16 इंटू 6 छांगे 36, छांगे 36 इंटू 6, छांगे 36 के 6 से 3 36 18, 216। मतलब यहाँ से ही देख के लग रहा है कि वैल्यू 1 से कम आएगी। यहाँ से देख के क्या लग रहा है कि ऊपर की वैल्यू कम है, मतलब नीचे ज़्यादा है तो 1 से कम आएगा आंसर। मतलब हमारे Q की क्वांटिटी Kc से कम है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। शॉर्ट में लिख दो, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इनमें। सबसे इजी तो यही है। मोल वगैरह में तो फिर भी चलो वेट और मॉलिकुलर वेट निकालो, दुनिया भर की चीज़ें, यहाँ तो सब दिया हुआ है, डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू पुट करने हो गया। सिंपल सा भी जोड़ आएगा तो बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। एक और करो फिर, लिखिए रिएक्शन 2A + B = 3C, Kc is 10। reaction 2A + B = 3C, Kc is 10, Kc is 10 if the mole of A is equal to 0.1, B is equal to 0.2, C equal to 0.3, dissolve in 100 ml of solution, dissolve in 100 ml of solution, calculate the direction of the reaction। तो इस रिएक्शन की डायरेक्शन कैलकुलेट करिए। हाँ, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, करो फटाफट जल्दी से। आओ देखते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इनने बोला इसलिए दे दिया, है ना। चलो यहाँ पे Q का फार्मूला क्या होगा बताना जरा, Q क्या होगा, ब्रैकेट C की पावर 3 और A की पावर 2, B की पावर 1, क्लियर। चलो ब्रैकेट C की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, ब्रैकेट मतलब, और ये क्या दिया है आपको, मोल, क्या दिया ये, कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है N/V, मोल बाई वॉल्यूम। तो आपका हो जाएगा, यदि आप A का कंसंट्रेशन निकालोगे तो A का मोल अपॉन वॉल्यूम 100 ml दिया है, तो आपका कितना हो जाएगा पता है, 0.1 × 10⁻², यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻³ B का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, तो 0.2/100 मतलब 2 × 10⁻³ C का कंसंट्रेशन 0.3/100 मतलब 3 × 10⁻³। अब आया आपकी वैल्यू, ये तो मोल था ना, कंसंट्रेशन थोड़ी था, इसको पुट करो यहाँ पे, तो हो जाएगा देखो 3 × 10⁻³ A मतलब 1 × 10⁻³ और 2 × 10⁻³ 1, ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 × 10⁻³ 3 × 9 3 3 6 3 9, हाँ, और ये हो जाएगा 10⁻³ -6 10⁻³ × 2, 6 3 9 से 9,
ये जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 13.5। सुनो हमारा Kc की वैल्यू कितनी थी 10, Q की वैल्यू कितनी आई 13.5, मतलब कि Q ग्रेटर देन Kc, मतलब रिएक्शन क्या होगी बैकवर्ड। तो आपको यह भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको मोल दिया है कि क्या दिया है, उठा के डायरेक्ट पुट नहीं कर देना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। समझ गए? इतने तक आज नोट कर लेना, मैं अभी डाल दूंगा इसको जस्ट अभी डाल दूंगा, इतने तक नोट कर लेना। कल अपन क्या पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन।